तो कमर्शियल लॉ का आज का क्वेश्चन है सेल से रिलेटेड यानी कि विक्रय से रिलेटेड। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विक्रय को परिभाषित करना है यानी डिफाइन सेल, और विक्रय के आवश्यक तत्व की व्याख्या करना है, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल, और आपको डिफरेंस बताना सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल यानी कि विक्रय और विक्रय करार में क्या अंतर है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है कमर्शियल लॉ की, और क्लास का जो फॉर्मेट है मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेट कराती हूँ विथ फैक्ट, डाटा, केसेस एंड जितने भी धाराएं हैं उसके थ्रू। कोशिश करती हूँ कि आपको बेयर एक्ट की भाषा से ज़्यादा अपनी भाषा में चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप 5 पन्नों का आंसर रटने की बजाय सिर्फ एक फॉर्मेट रिवीजन करके एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो इस आंसर को लिखने में आपको शुरुआत करनी पड़ेगी डेफिनेशन ऑफ सेल से, यानी कि विक्रय की परिभाषा क्या है। नॉर्मली हम विक्रय का मतलब यही समझते हैं कि कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो वो विक्रय, यानी कि कोई भी सामान का विक्रय एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है। और इस संविदा में किसी निश्चित मूल्य पर एक पक्षकार किसी वस्तु का स्वामित्व दूसरे पक्षकार को दे देता है। मतलब विक्रय का मतलब आपने कोई सामान जो है किसी दूसरे को एक फिक्स प्राइस में दे दिया है, और अब वो सामान किसका हो गया, उस दूसरे पक्षकार का जिसने पैसा देके वो खरीद लिया है। तो वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 आपको यहाँ पर याद करना है। वस्तु विक्रय अधिनियम जो है 1930, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जो पहले संविदा अधिनियम 1872 का एक भाग था, वो अब उसमें धारा 4 में जाइएगा तो वहाँ पर सेल की डेफिनेशन दी गई है। तो धारा 4 के अनुसार सेल की डेफिनेशन क्या है, पहले वो सुन लीजिए। जब वस्तु के विक्रय की संविदा एक ऐसी संविदा है जिसमें विक्रेता किसी वस्तु में संपत्ति का अंतरण क्रेता को एक मूल्य के लिए करता है या अंतरित करने का करार करता है। तो बेसिकली विक्रय दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। दो लोगों के बीच एक संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में उस संपत्ति के बारे में सारी चीज़ मेंशन की रहती है और कितने में बिक रही, ये सब मेंशन होता है। और एक जो होता है वो बेचने वाला होता है जिसको विक्रेता बोलते हैं, और दूसरा जो खरीदता है उसको हम क्रेता बोलते हैं। तो इस प्रकार विक्रय क्या है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, जिसमें किसी मूल्य के लिए किसी कोई एक फिक्स प्राइस होता है जिसपे किसी सामान का एक स्वामी होता है और दूसरा जो उसको खरीद लेता है वो फिर उसका स्वामी हो जाता है इस एग्रीमेंट में। अब हम चलते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल की। अगर विक्रय करना है तो उसके आवश्यक तत्व तो क्या हो सकते हैं। तो माल का विक्रय स्वयं अपने में पूर्ण नहीं होता। किसी भी सामान को आप बेच रहे हैं वो ऐसे ही पूर्ण नहीं हो जाता, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तब वो पूरा माना जाता है कि हाँ आपने उसको सेल कर दिया। तो माल विक्रय की संविदा करने वाले दो पक्ष होते हैं, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बिना दो व्यक्ति के, जब तक दो लोग नहीं होंगे कोई भी माल का विक्रय नहीं होगा, क्योंकि दो पार्टी होना जरूरी है, एक जो बेचने वाला होगा और एक जो खरीदने वाला होगा। एक व्यक्ति क्रेता होता है, एक व्यक्ति विक्रेता, यानी कि जो सामान बेचता है और दूसरा जो खरीदता है। तो धारा की परिभाषा अपने आप इस पे लागू हो जाती है कि कोई भी विक्रय यानी कि सेल तभी होगा जब उसमें दो पार्टी होगी। अब जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी सामान को दूसरे को बेचता है, उसी प्रकार एक भागीदार भी होता है जिसको ये अधिकार होता है, एक पार्टनर होता है जिसको ये अधिकार होता है कि वो अपने फर्म का कोई भी माल या फर्म का कोई भी भाग किसी और भागीदार को बेच सकता है। तो इसमें न्यायालय ने एक फैसला दिया था एक क्लब के संबंध में, ये बात लागू नहीं होती। मतलब कोई क्लब किसी सदस्य को भोजन मतलब खाना या कुछ भी देता है और उसके लिए सदस्य से वो पैसे लेता है। अब इस प्रकार का लेन देन क्या सेल कहा जाएगा, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं रिजॉर्ट में, क्लब में, तो वहाँ खाना खाते हैं, खाना के बदले में उसको पेमेंट करते हैं, तो ये क्या है, ये सेल है। तो न्यायालय की नज़र में ऐसा नहीं है। वहाँ न्यायालय ने स्वीकार किया कि क्लब जो है एक स्वैच्छिक संस्था के सदस्य के संयुक्त स्वामी होते हैं, आंशिक नहीं। इस दृष्टि से क्लब और भागीदारी फर्म में अंतर होता है। मतलब क्लब में आज आप जाकर अगर खाना खाते हैं तो वो खाना बेचना नहीं हुआ, वो विक्रय नहीं हुआ। तो नियमतः न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को माल बेचने का अधिकार होता है, तो उस माल के स्वामी को अपने माल को ही खरीदने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए कोई दिवालिया हो जाने के कारण यदि किसी व्यक्ति का माल बिक रहा है तो उस माल का मालिक जो ट्रस्टीज़ हैं उन्हीं से अपना माल खरीद सकता है। अब दूसरा पॉइंट है इसका, एसेंशियल एलिमेंट है परस्पर सहमति यानी म्यूचुअल कंसेंट। मान लीजिए कि किसी सामान की बिक्री हो रही है, तो उस बिक्री के लिए ज़रूरी है कि क्रेता विक्रेता दोनों ही उस सामान को खरीदने और बेचने के लिए तैयार हों, स्वीकृति हो, तभी वो सेल हो सकता है।
तीसरा, माल की संपत्ति का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। कोई माल है उसको बेचने के लिए ज़रूरी है कि संपत्ति का वास्तविक हस्तांतरण यानी एक्चुअल ट्रांसफ़र हो। ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीमेंट कर ली जाए कि भविष्य में ऐसा करेंगे, कुछ शर्तें पूरी हो जाएंगी तो भविष्य में ऐसा करेंगे और फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स हो जाएगा। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि ध्यान से देख लेना होता है कि सही में सामान बेचा जा रहा है या नहीं, या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया गया भविष्य के नाम पर। ये बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। चौथा, मूल्य का मुद्रा अथवा धन के रूप में अदा किया जाना, ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन ऑफ मनी। जब भी कोई सामान बेचते हैं तो माल की संपत्ति या स्वामित्व का हस्तांतरण सामान्यतः मनी के रूप में या कंसिडरेशन के रूप में होता है। तो जब पैसा का प्रतिफल नहीं होता, बदले में पैसा नहीं मिलता है, तो उसके बदले में कोई संपत्ति मिलती है, कुछ तो मिलेगा ना जब सेल करेंगे तो ऐसी स्थिति में संपत्ति का अगर हस्तांतरण नहीं होगा और होगा भी तो वो भेंट है या दान है, गिफ्ट कहलाया जाएगा। मतलब कोई सामान बेचने के बदले में अगर आपको कोई संपत्ति मिल रही है तो वो दान या गिफ्ट कहलाता है। नॉर्मली क्या होता है, एक मुद्रा के रूप में मतलब मनी के रूप में सामान बेचा जाता है। बिक्री के लिए प्रस्ताव या निवेदन ऑफ और उसकी स्वीकृति। बिक्री के लिए प्रस्ताव अथवा निवेदन मतलब ऑफर। तो जब भी कोई बेचते हैं तो कोई भी सामान बेचते हैं तो जरूरी है कि विक्रेता अपने माल की बिक्री के लिए प्रस्ताव रखे, निवेदन करे और अपने माल को पहले उसको पेश करे, दिखाए, ताकि उसका एक जो होता है ना डेमो दे, तब जाके क्रेता उससे कन्विंस होगा तो उसको खरीदेगा। तो इन सारी चीज़ों को पूरा करने का, पूरा एक विक्रय करने का, सेल करने का प्रतिक्रिया होती है। इसके बिना पूरी नहीं होती है जब तक कि आप अपने सामान को ऑफर नहीं करिएगा किसी को। तो इस तरह से 5 पॉइंट होते हैं जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं सेल के। अब सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में क्या अंतर होता है ये समझते हैं। तो विक्रय और विक्रय के करार जो होते हैं ना, दोनों अलग अलग होते हैं और ये दिया गया धारा 4(3) में दोनों के बीच के अंतर को बताया गया है। पहला अंतर है, विक्रय क्या होता है। विक्रय में माल में स्वामित्व का अंतरण विक्रेता से क्रेता को तुरंत विक्रय के समय हो जाता है। जैसे ही सामान बिका तो विक्रेता जो है, स्वामित्व किसको मिल गया, अब जिसने खरीदा है उसको मिल गया। जबकि विक्रय के करार में क्या होता है, विक्रय के करार में माल में स्वामित्व का अंतरण तुरंत ना होकर जब तक कि एग्रीमेंट की शर्त पूरी ना हो जाए तब तक उसका स्वामित्व नहीं बदलता है। दूसरा, जब कोई चीज़ सेल होती है तो क्रेता विक्रय की विषय वस्तु का स्वामी तुरंत हो जाता है और स्वामित्व के सभी अधिकार का प्रयोग भी तुरंत कर सकता है। जबकि एग्रीमेंट ऑफ सेल में वो तो तुरंत स्वामी होता भी नहीं और शर्त के अनुसार ही उसको जो भी स्वामित्व के अधिकार प्राप्त होंगे उसे एग्रीमेंट के आधार पर उसको उस सामान का जो भी अधिकार मिलेगा वो मिलेगा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तीसरा, विक्रय में प्राप्त अधिकार को सर्व संबंधी अधिकार कहते हैं, जबकि एग्रीमेंट ऑफ सेल के अधिकार में जो अधिकार मिलता है वो व्यक्तिवादी होता है, पर्सन टू पर्सन होता है। सेल हो जाने पे माल की हानि का जोखिम अब जिसने माल खरीदा उस पे होगा कि अब तो बिक गया, अब जो भी इसमें जो भी रिस्क होगा वो आपको देखना है। जबकि एग्रीमेंट जो होता है सेल का, उसमें जब तक पूरा सेल कंप्लीट ना हो जाए तब तक माल का जोखिम जो होता है, जो बेच रहा है ना, उसी पे रिस्क होता है। विक्रय में यदि क्रेता मूल्य नहीं देता है तो विक्रेता मूल्य प्राप्त करने के लिए वाद ला सकता है। मतलब हमने कोई सामान बेचा सामने वाले को और सामने वाले ने उसका फुल पेमेंट नहीं किया तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। जबकि विक्रय के करार में अगर विक्रेता मूल्य के लिए नहीं है और संविदा भंग करने के लिए है तो वाद ला सकता है। अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो ही वाद लाया जा सकता है। तो इस तरह से विक्रय और विक्रय का करार जो होता है दोनों में अंतर समझ में आ जाता है। तो इस तरह से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है और फॉर्मेलिटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ सेल क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, वो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश किया है कि समझा दूँ। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 की सारी क्लासेस टॉपिक वाइज, पेपर वाइज, यूनिट वाइज अपलोडेड हैं। अगर आपको देखना होगा तो चैनल को विजिट करिएगा, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है, बेसिकली ये ऑडियो क्लासेस है जिसका मकसद है कि 10 से 15 मिनट में आपका एक क्वेश्चन कवर करवाना, ताकि आप सेमेस्टर्स के एग्जाम में आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकिए। तो अगर आपको ये ऑडियो क्लास के रूप में ये क्लासेस अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सारी क्लासेस की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एलएलबी कर रहा है तो आप उसको ये वीडियोस भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। कोई भी इसमें से कुछ भी आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आपकी उस क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ, एग्ज़ाम में जाके आपको कोई दिक्कत ना हो।